चलो बेटा, कहाँ तक हो गया था? कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आए गए थे, हुआ था ना? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस आपको बताए गए थे। नेक्स्ट लिखेंगे अगला हेडिंग कर लो बेटा, सेल। कॉम्बिनेशन पे किसी डाउट तो नहीं है? चलिए लिखिएगा सेल। अच्छा, सेल की स्पेलिंग क्या होगी जी? सेल की स्पेलिंग क्या होगी? हाँ, यहाँ CELL वाला है, यानी कि बायोलॉजिकल जो सेल है वही वाला है। केमिस्ट्री में जो हम लोग सेल पढ़ते हैं वो SHELL होता है, ठीक। तो यहाँ पे कौन वाला है बेटा? जो बायोलॉजी में आपने सेल पढ़ा था ना, वह स्पेलिंग यहाँ वाले भी सेल के है, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है। देवी जी गायब कहाँ थे आप? अच्छा, तो बता, खबर भेज दिया करिए। बताते हैं, चलिए ठीक। तो कंडीशन क्या होगी बेटा? सेल जो होता है इट इज सोर्स ऑफ क्या? किसका? किसके लिए यूज करते हैं? कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली जो हम लोग कहा जाता है, इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं, उसी को कहा जाता है बेटा सेल कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट the device which convert chemical energy into electrical energy, chemical energy into क्या? electrical energy, chemical energy into electrical energy, हो गया? is known as electric cell, is known as electric cell। बायोलॉजिकल सेल नहीं बोल रहे हैं, हाँ। एक कलर पेन से लिख लीजिएगा, जो सेल होता है बेटा वो कांस्टेंट EMF प्रोवाइड करता है। मतलब क्या? एक कांस्टेंट वहां से सोर्स होता है कांस्टेंट EMF का, नॉट कांस्टेंट करंट, ठीक। जो सेल हम यूज करते हैं या बैटरी जो भी यूज करते हैं कांस्टेंट EMF, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट की बैटरी वो क्या करेगा आपका, ठीक है, 12 वोल्ट आपको आउटपुट दे रहा है। अब अगर रेजिस्टेंस आप सर्किट का बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू V/IR पड़ा है, तो करंट की वैल्यू क्या करेगी? घट जाएगी। तो जो आपका सेल होता है वो कांस्टेंट क्या EMF का एक सोर्स है, ठीक। तो लिख लीजिएगा नेक्स्ट लाइन से, सेल इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट EMF not constant current। सेल इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट EMF not constant current। तो ये आपका कांस्टेंट EMF का सोर्स होते हैं, ठीक है। सेल इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट EMF not constant current। अब देखो बेटा, जो सेल होता है आपने सिंबलाइजेशन पढ़ा था, एक टर्मिनल हमारा पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव। जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसे हम पॉजिटिव से लिखते हैं, ठीक। नेगेटिव यानी उससे साइज आपकी लार्ज होगी, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसका साइज हमारा क्या होगा? स्मॉल होगा बेटा। अगर किसी सोर्स से आप इसको, यानी कि मान लो कोई रेजिस्टेंस वगैरह हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक, तो इस केस में आपका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। EMF को हम लोग E से दिखाते हैं बेटा। एक टर्म आपने पढ़ा होगा, मान लो यहाँ पे की लगा देते हैं आप, हमने यहीं पे क्या लगा दिया बेटा? की है, ठीक। करंट जब स्विच को ऑन करेंगे तो करंट क्या करेगा? आपका फ्लो करेगा। बात आता है बेटा EMF और क्या? पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा होगा, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, ठीक। प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल में डिफरेंसेस होंगे, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस क्या होंगे? दोनों सेम सेम या अलग अलग? दोनों सेम सेम होगा या अलग अलग होगा? जो EMF है, ठीक है, EMF ऑफ सेल और पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका होगा
वो सेम होता है या डिफरेंट चीजें होती हैं? एक ही चीज होता है। यहीं पे स्विच ऑन है, ऑन, सप्लाई कंप्लीट हो रही है। अगर करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, स्विच ऑन है बेटा, ये डॉट लगा हुआ मतलब ऑन है, डॉट नहीं लगा होता तो हम ऑफ कह लेते बेटा, ठीक। तो अगर स्विच ऑन है तो करंट आपका फ्लो करेगा। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस कंडीशन में जो ईएमएफ होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों सेम होगा या अलग अलग होगा? नहीं, अभी जो दिख रही सर्किट ये क्या कहेंगे आप, आइडियल कि नॉन आइडियल? है अभी आइडियल है, तो इसमें क्या ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? आइडियल का कहने का मतलब क्या है आपका? अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा जी, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली कोई आइडियल तो होता नहीं है, तो अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो क्या कहेंगे? अच्छा, देखो होता क्या बेटा, समझ लीजिए। अगर सर्किट यानी कि करंट फ्लो नहीं कर रहा सर्किट में, उस समय जो दो प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल क्या होता है, डेवलप होता है बैटरी के प्लेटों के बीच में, वो हमारा ईएमएफ के बराबर होता है जब सप्लाई ऑन ना हो, ठीक। और जब सप्लाई ऑन होती है उस केस में जो इनके टर्मिनल के थ्रू पोटेंशियल मिलेगा वो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे मान लो हमारा वैल्यू कितना है, V है। कितना है बेटा? V है। अब कंडीशन क्या, करंट फ्लो कर रहा है ना, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ पे दिखा दे, अगर इसमें एक बैठ जाओ, एक इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा दिखा दिया जाए, इसे हम लोग स्मॉल r से दिखा लेते हैं, ठीक। जितने भी प्रैक्टिकली सेल हैं उस सभी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंसेस होते हैं, जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी आप बोलोगे उस सेल की क्वालिटी उतनी अच्छी है, और जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज होगी वहाँ पे विदाउट यूज भी हमारा एनर्जी लॉसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, यानी एनर्जी लॉस की वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा होगी। जैसे हमने सेल यूज किया क्या एक्सटर्नल सर्किट में करंट ऑब्टेन करने के लिए ना, लेकिन जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका मोस्ट ऑफ पार्ट क्या करेगा, उसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप आपका हो जाएगा। तो ये केस आपका होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमारा R है बेटा, जो करंट जाएगा वो इसके थ्रू भी पास होगा और इसके थ्रू भी पास होगा, तो यहाँ पे E जो होगा, अब ये सीरीज में होंगे कि पैरेलल में? इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज में। जब तक करंट सेम डायरेक्शन यानी कि दोनों को सेम फ्लो कर रहा है वो आपका सीरीज की कंडीशन बनेगी। अब ऐसा मत करना एक रो ये है एक रो तो अलग दिख रहा है लेकिन करंट वही सर्कुलेट हो रहा है। अगर हम यहाँ से करंट पास कराते हैं इधर से कहीं पास आउट हो जाता, तब वो दोनों कैसे हो जाते हैं, पैरेलल होते। तो अभी आपका सीरीज की कंडीशन है, तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ई की जो वैल्यू होगी आई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक। इसको ओपन करोगे तो I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू कितना स्मॉल r, ये I इंटू कैपिटल R है, इसी को हम लोग V कह लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, प्लस I इंटू कितना हो गया स्मॉल r इक्वल टू E। अगर यहाँ से हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो I इंटू स्मॉल r इक्वल टू होगा बेटा E माइनस V, तो यहाँ से I की वैल्यू हो जाएगी E माइनस V अपान क्या R के बराबर होगा। एक रिलेशन अगर I फाइंड आउट करना है तो, और R फाइंड आउट करना है तो R इक्वल टू हो जाएगा बेटा E माइनस V अपान कितना I, ठीक। तो ये केस आपके होते हैं, इसी को हम लोग दूसरे रिलेशन में दूसरे फॉर्म में भी रिलेट कर सकते हैं। अगर R से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो नीचे R से डिवाइड कर दो तो दूसरे रिलेशन से भी हमें क्या होंगे, मिल जाएंगे, ठीक। नीचे वाला हो जाएगा कितना V, ऊपर R से मल्टीप्लाई E माइनस V अपान V इंटू कैपिटल R, और जब हम लोग V कैंसिल करेंगे तो आएगा E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। इसी को हम लोग ऐसे कर लेते हैं, देखो R करके स्मॉल r इक्वल टू E माइनस V, ऊपर बेटा कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी हमने कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो मैग्नीट्यूड रिमेंस क्या रहेगा, सेम। अब कंडीशन क्या हो गया, ये V इक्वल टू आई आर, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अरे भाई V इक्वल टू आई आर लिखा है ना, तो इसे लिख सकते हैं E माइनस V अपान V इंटू कितना R। देखो यहाँ से आप ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो, R E अपान V माइनस 1, B बाई V क्या क्या हो गया वैल्यू 1, ठीक, और इंटू कितना। तो अगर आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मालूम है, E दिया है V दिया है, तब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इस फार्मूले को यूज कर लेना। अगर करंट की वैल्यू दी है E V और I की वैल्यू दिया गया है तो इस फार्मूले से यूज कर लेंगे, और करंट निकालना है तो इस फार्मूले में रख के हम लोग निकाल लेते हैं।
तो जैसा डाटा रहता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को यूज करते हैं। अभी लिखिए नहीं बोल रहे हैं, तो उस केस में उसके अकॉर्डिंग हम लोग डाटा को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, तो लिख लिया है क्या, सेल लिख लिया बेटा। आगे लिखिए ईएमएफ ऑफ सेल, सब हेडिंग बना लो, ईएमएफ ऑफ सेल। देखो ईएमएफ तब बोलेंगे जब बेटा करंट सर्किट में फ्लो नहीं कर रही है, करंट सर्किट में आपका फ्लो ना कर रहा तो उसे हम लोग क्या नाम बोलेंगे, ईएमएफ। तो लिखिएगा द पोटेंशियल डिफरेंस across potential difference across terminals of a cell, potential difference across terminals of a cell, terminals of a cell when it is not supplying, when it is not supplying any current is called, when it is not supplying any current is called, any current is called EMF, is called EMF। जब वो कोई करंट आपका सप्लाई नहीं देगा उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस उनके टर्मिनल के, बैटरी के प्लेटों के टर्मिनल के पास मिल रहा है उसे कहेंगे बेटा हम लोग EMF कहते हैं। मतलब कैपिटल ई, EMF को किससे इंडिकेट करते हैं बेटा, कैपिटल ई से। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जब हम लोग करंट फ्लो करेगा तो या तो कह लो प्लेटों के टर्मिनल के बीच जो आपका क्या पोटेंशियल डिफरेंस उस समय मिलेगा, क्योंकि इतना तो लॉस हो जाएगा ना, यहाँ पे IR के बराबर क्या होगा, लॉस हो जा रहा है, तो बचेगा कितना, E माइनस IR। ठीक, तो वही V के बराबर हो जाता है। तो V अगर हम लिखेंगे यहाँ पे इस टर्म में, तो V की वैल्यू जो एक आपका आता है E माइनस कितना होता है, IR। कभी बेटा, तो इस केस में आप यहाँ से भी E, ठीक, E माइनस IR करेंगे तो B के बराबर, जैसे E इक्वल टू B प्लस IR है ना, तो यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे, हम लिख ले रहे हैं V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस कितना, I इंटू R। तो ये केस आपका होता है। इसको अगर आपको निकालना है तो जब करंट फ्लो करने लगेगा तो कंडीशन ये बनेगी पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक, तो इसे पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे, इसे EMF कहेंगे। मतलब EMF में से जो करंट पास आउट हो रहा है किससे, इंटरनल सर्किट में, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जो प्रोडक्ट है उसको सेपरेट कर दो, वैल्यू मिल जाएगी। नहीं बुझे? कितने लोग यहाँ बाहर से आके रहते हो, बाहर से मतलब जिनका घर यहाँ शहर में नहीं है, बाहर से आके रहते हो कितने लोग, हाथ उठाओ। अच्छा आप लोग, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे रहते हो बेटा, तो कहीं आपने रेंट पे लिया होगा, हॉस्टल हो या प्राइवेट रूम हो, जो भी हो, ठीक, तो वहाँ पे आपको क्या उसके भी चार्ज देने पड़ रहे होंगे। ठीक, देने पड़ते हैं। जैसे खाना तो हम घर पे रहेंगे तो भी खाएंगे, यहाँ रहेंगे तो भी खाएंगे, बट आपको एक्स्ट्रा बर्डन क्या आ रहा है, आपको एक रेंट पे आपको हॉस्टल लिया या रूम लिया, जो भी लिया, वो एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है ना। और जो लोग घर से आते हैं तो है ना, तो उनको वो उतना चार्ज नहीं, या दो लोग जो दूर से आते हैं तो उनका ट्रांसपोर्टेशन में चार्ज लग रहा होगा। जैसे मान लो आप 20 किलोमीटर दूर से आते हो, आप किसी भी व्हीकल से आओ, चाहे गाड़ी से आओ, चाहे जैसे आओ, तो उसका ट्रांसपोर्ट करने में चाहे आपका फ्यूल जा रहा है, चाहे आपका जो भी हो रहा है इन्वेस्टमेंट, तो कंडीशन क्या हुआ, मतलब वो आपके चार्जेस लग रहे हैं। तो यही कंडीशन यहाँ पे है। अगर आपको डायरेक्ट होता, ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, तो खाली हमारा कहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू चार्जेस लगते, चाहे जो घर पे रहते हो चाहे यहाँ पे रहते हो, जो आपके क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से एक्स्ट्रा आपका क्या हो रहा है, एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रही है। जो लॉस हो रही है बेटा, वही हमारा EMF में उतना रिड्यूस हो जाएगा, जितना पोटेंशियल का लॉस अननेसेसरी हो रहा है। ये तो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ पे हमें यूज है, बट इसका कोई यूज नहीं है। ठीक, जैसे हम लोग कहते हैं ना फ्रिक्शन, आपने पढ़ा था क्या, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जो हम लोग वर्क करते हैं, वो फ्रिक्शन में जो हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, वो हमारे लिए यूजफुल है क्या, तो लॉस हो रहा है ना। अरे ज्यादा गड्ढे रहेंगे ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा, कम गड्ढे रहेंगे कम करेगा, तो वो हमारा अननेसेसरी लॉस है। ठीक, तो ऐसे ही कंडीशन यहाँ पे, ये अननेसेसरी, इसके लिए हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ये फिर भी बिना इसके बैटरी डिजाइन नहीं हो सकती जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। तो ऐसी कंडीशन आपका होता है, जैसे रोड डिजाइन नहीं कर सकते जिसका फ्रिक्शन ना हो, ऐसे बैटरी डिजाइन नहीं कर सकते जिसका क्या हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। लेकिन जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा जितनी कम होगी, आपका उसकी क्वालिटी हम लोग क्या बोलते हैं, उतनी बेटर होगी। यानी कि अननेसेसरी जो एनर्जी लॉस हो रहा था उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो क्या लिखा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है। देखिए अगला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस, तब उसके बाद इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। द वोल्टेज अक्रॉस
terminal of a cell, voltage across terminal of a cell when it is supplying current to external resistance is called current to external resistance is called potential difference, is called potential difference, is called potential difference। तो उस केस में उसी को क्या टर्म देते हैं हम लोग बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस आर टर्मिनल वोल्टेज भी बोला जाता है, आर टर्मिनल वोल्टेज। देखिए, एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखिए V इक्वल टू कितना, I इंटू R। अब क्या करो, आप ऐसे बना लीजिए सर्किट और यहाँ से आप नोट कर लो। बस एक रिलेशन ये है, दूसरा ये है, तीसरा आपको ये मिल जाएगा, चौथा आपको ये मिल जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तो वही चीज़ें हैं जो वहाँ लिख रहे हैं। ठीक, तो सिंपल कंडीशन खाली निकालेंगे तो V की वैल्यू जो होगी ये IR के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। जो हमने यहाँ पे IR लिया है ना, देखो जो आपने क्या लिया, IR लिया, देखो इसी IR के जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, V लिख रहे हैं। ठीक, और ये जो सर्किट हम लोग दिखा रहे हैं बेटा, ये क्लोज्ड सर्किट इसे बोलते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड और ओपन थोड़ा सा उल्टा लगता है। ओपन का मतलब हम लोग खुला कहते हैं, ठीक, तो ओपन का मतलब ऑफ और क्लोज का मतलब क्या, हम लोग कहते हैं बंद, बंद का मतलब ऑन। यहाँ टर्मिनोलॉजी अलग है थोड़ा सा। ठीक है, क्लोज का मतलब क्या, ऑन है, और ओपन का मतलब ऑफ है। हम लोग ओपन का मतलब कहते हैं खुला हुआ, आओ जाओ। ठीक, तो वहां पे क्या होता है, जब ओपन हो जाता है तो आओ जाओ नहीं, सर्किट इनकम्प्लीट हो गई। ठीक, तो करंट फ्लो नहीं करती है। और जब क्लोज होगा तो इसका तो की ऑन है, और जब की ऑन है तो उस केस में करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक, तो इसी को ऑन कंडीशन है। कौन सा, ये क्लोज सर्किट का मतलब ऑन कंडीशन की ये सिचुएशंस हैं। और अगर ऑफ रहेगा तब तो कोई बात ही नहीं यार, केवल ई की वैल्यू क्या होगी, V के बराबर हो जाएगा। कल कहाँ थे सर आप, कल कहाँ थे, उसके पहले वाला कल, मतलब कल का तो वर्किंग कल जो अपने यहाँ होता है उसे कल बोला जाता है। जी सर, आए थे, अच्छा आ गए थे, लेट थोड़ा हुआ था। आज पहले आ गए थे। मैं तो मुझे लगता ज़्यादा लेट हो जाएगा, लेकिन वो रिसीव करने के स्टेशन पे हुआ, आगे स्टेशन क्या नाम है, गोविंद नगर में आके ट्रेन ने रोक दिया। अब पता है कि, लेकिन फिर भी आगे ज़्यादा देर तक नहीं लगा, कभी कभी आधा घंटा रोक देते हैं, मतलब नहीं। हाँ आ गई, तब भी 15-20 मिनट लेट करवाई। हो गया बेटा, चलो R की वैल्यू E/V -1 इंटू R के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग दिखा लेते क्या होगा।
दूसरा आता है जो पावर आपका डिसिपेट होगा, यानी पावर जो लॉस होगा एक्सटर्नल सर्किट में, उसकी वैल्यू कितनी होगी, बताएंगे? हाँ बेटा जी, V इंटू आई एक रिलेशन बनेगा, और बी स्क्वायर बाई आर। बैठिए, नेक्स्ट पॉइंट उसे बना लो बेटा, यहाँ तो नोट कर ले सब में, नीचे लिखिएगा पावर डेसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पावर डेसिपेटेड DISSIPATED डेसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पावर डेसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पावर डेसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आपने पढ़ा होगा P इक्वल टू V इंटू आई, एक आपका पावर का रिलेशन होगा बेटा, नोट हो गया है ना? पावर की जब हम लोग बात करेंगे तो P इक्वल टू होगा बेटा V इंटू आई, और V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आई आर इंटू आई तो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, और इसी में आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से डिवाइड कर दो, तो आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपान आर, और V इक्वल टू आई आर होता है, इसी को तीसरा बना लिया हम लोगों ने V स्क्वायर बाई आर। और अभी देखो पीछे आपने जस्ट देखा है कि V के लिए एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ गया? E माइनस कितना आई आर के टर्म में अगर आप लेना चाहते तो वहां से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा रिलेट आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे E माइनस वी अपान वी इक्वल टू दिस लिखा था, तो इसके टर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वहां से B निकाल के भी उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग उस टर्म में ले रहे हैं, क्योंकि V की वैल्यू E अपान कैपिटल आर क्या प्लस स्मॉल आर होगा, अरे V इक्वल टू आई आर है ना बेटा, तो उस केस में I की वैल्यू एक आप निकालोगे यहाँ से, I इक्वल टू अगर आप निकालते हैं सर्किट से, देखो कहाँ गया यार, इस सर्किट से अगर आप I की वैल्यू निकालोगे तो E अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। भाई यहाँ से अगर I आप निकालना चाहो तो E अपान आर प्लस क्या स्मॉल आर होगा। अगर उस I की वैल्यू इस फार्मूले से हम लोग रख लें तो यहाँ पे आप तीसरा फार्मूला बना सकते हो, यही बना लीजिए, तो V की जगह पे लिख सकते हैं E अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का क्या होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, या इंटू 1 बाई कितना कर लो, यहाँ पे इंटू आर, इंटू क्या हो गया, इंटू आर हमने कर लिया, तो एक फार्मूला हमें ये मिल जाएगा। देखो V इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, इसी I की जगह पे I इक्वल टू E अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हमने रख लिया, तो उसकी जगह हो गया I की जगह लिख लिया E अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू कितना R हो गया। तो ये डिफरेंट रिलेशन हम लोग पावर का जो एक्सटर्नल सर्किट में आपका पावर लॉस होगा उसके लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, अब जो भी इंफॉर्मेशन, अगर करंट और वोल्टेज दिया है पहला रिलेशन, करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो दूसरा रिलेशन, अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो तीसरा रिलेशन, अगर करंट यानी एक्सटर्नल जो ईएमएफ दिया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं, तो चौथा रिलेशन यूज करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन में डाटा रहेगा उससे अकॉर्डिंग उस फार्मूले को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है पावर डेसिपेशन कितना होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू, तो P की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे, हो जाएगा, नोट कर लीजिए। और इसमें एक कंडीशन बनती है बेटा कि पावर डेसिपेशन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों वैल्यू इक्वल होते हैं, उस समय पावर लॉस जो आपका होता है, डेसिपेशन जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में होगा सबसे ज्यादा होता है। पहले उसको नोट कर लीजिए तब फिर हो गया। देखिए नेक्स्ट आंसर लिख लो, पूछा जाता पावर कब मैक्सिमम डिलीवर्ड होगा। ठीक, जब कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर हो, तो पॉइंट लिखिएगा पावर डेसिपेशन विल बी मैक्सिमम, पावर डेसिपेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर,
अब जरा देखना बेटा थोड़ा सा, पावर डेसिमेशन मैक्सिमम तब होगा जब कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर होगा। तो इस फार्मूले में कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर या स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, तो पी इक्वल टू होगा ई अपान कैपिटल आर, मान लो हमने स्मॉल आर दोनों ले लिया का होल स्क्वायर इंटू क्या स्मॉल आर रखिएगा तो हर जगह, नहीं तो कैपिटल आर रखिएगा तो हर जगह जो भी आएगा। अब यहाँ से करोगे बेटा तो ई स्क्वायर अपान कितना 2r है, स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर इंटू आर, एक आर क्या होगा फिर कैंसिल आउट, तो ई स्क्वायर अपान 4 स्मॉल आर, या इसी को लिख सकते हैं ई स्क्वायर अपान 4 क्या कैपिटल आर। तो जो भी रहेगा, क्योंकि स्मॉल आर इक्वल टू क्या लिया आपने कैपिटल आर लिया, तो कोई भी डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं। तो पावर डिसिपेशन की वैल्यू बेटा मैक्सिमम तब होता है जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेज आपस में कैसे हों, सेम हो। तो उस केस में जो एनर्जी लॉस होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेज में वो सबसे क्या होता है ज़्यादा होता है उस सर्किट में, ठीक। तो इसके लिए अगर आप ग्राफ बनाते हो पावर के बीच में और रेजिस्टेंस के बीच में, तो एक ग्राफ आपको मिलता है, देखो अगर पावर और रेजिस्टेंस के बीच में आप ग्राफ निकालो, ये P है, ये R की वैल्यू है, ठीक। तो जैसे जैसे पहले हम लोग इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आपका स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ाओगे बढ़ेगा और एक वैल्यू पीक होगा फिर आपका घटना लगता है, ठीक। तो ये कंडीशन जो आपकी होती है, यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं और जो इसके करस्पॉन्डिंग पावर होता है यही पी मैक्सिमम कहलाता है, दिस इज द पी मैक्सिमम। तो पावर की वैल्यू जो आपकी होगी वो मैक्सिमम आपकी होगी, बल्कि इसको एकदम आपको अगर थोड़ा सा कर्व कर दीजिएगा, ये हमें सीधा लग रहा है, सीधा ना करके बल्कि ऐसे कर दो, तो ये केस आपका होता है, वहां से हम लोग दिखा लेते हैं बेटा। पावर डिसिपेशन मैक्सिमम कब होगा, जब आप बोलोगे कि स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में बराबर होंगे, उस समय पावर की वैल्यू इतनी मिलेगी। ये पी मैक्सिमम है, ये कौन सी वैल्यू है पी मैक्स, दिस इज पी मैक्स मैक्सिमम पावर। और याद रखेंगे जब भी सेल हमारा यूज होता है तो उस केस में हमेशा ई की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन क्या होगा वी होगा, ई की वैल्यू वी से बड़ा होता है ड्यूरिंग क्या किसमें डिस्चार्जिंग। और इसी का उल्टा होता है, अगर सेल को आप चार्ज कर रहे होंगे तो जिस सोर्स से हम चार्ज करते हैं ना, जिसमें जो भी हमारा चार्जिंग सोर्स होता है उसके द्वारा जो पोटेंशियल होगा वो आपके ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे शुद्ध समझ लो, किसी ने पेट्रोमैक्स भराने गए हो, छोटा सिलेंडर एक आता है गैस का, ठीक। तो जब हम उसको क्या करें रिफिलिंग कराते हैं, क्योंकि कंपनी उसको रिफिल नहीं करती है, वो ऐसे प्राइवेट लोग करते हैं, ठीक। तो उस केस में क्या होता है जब रिफिल कराने जाते हैं तो क्या करता है बड़े सिलेंडर से एक पाइप के थ्रू करंट कर देता है, उसमें भर जाता है, देखा है, चलिए ठीक है। तो उस केस में जब रिफिलिंग करते हैं बेटा ना, तो वो बड़े सिलेंडर से छोटे में ट्रांसफर गैस तभी होता है जब बड़े वाले में प्रेशर ज्यादा हो, छोटे वाले में क्या हो कम हो। अब पता लगा क्या उसका भी प्रेशर खत्म है तो फिर ट्रांसफर कैसे होगा। या दूसरा एग्जांपल अगर वो नहीं देखा होगा आपने, गाड़ियों में आप हवा भराते हो एयर, ठीक। तो उस केस में जो एयर फिल करते हैं उसमें आप देखते होंगे एक टैंक में पहले से क्या करते हैं उसको हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखते हैं और फिर पाइप के थ्रू आपकी गाड़ी जो भी साइकिल या जो भी है उसमें वो फिल करते हैं। तो इसका मतलब उस टैंक में जब प्रेशर हाई होता है तब जाके आपकी गाड़ियों में क्या होता है फिल होता है टायर में, ठीक। अगर अदरवाइज क्या होता है अगर उसमें प्रेशर नहीं है तो फिर वो क्या फिलिंग नहीं होगी। इसीलिए कभी कभी अगर आप गाड़ी जाते हो, ठीक है, तो उस केस में जिसके भाई तो प्रेशर नहीं उसमें है तो कहता भाई अभी प्रेशर नहीं उतना है तो रिफिलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक। तो नहीं कर पाता है क्योंकि उस समय उसके टैंक में प्रेशर क्या होता है कम होता है। तो यहाँ पे कंडीशन जो आपकी हो रही है, ऐसे ही जब चार्जिंग हमें बैटरी की करनी होगी तो उस समय जो सोर्स है जिसे हम चार्ज करेंगे बेटा उसका पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए बैटरी के ईएमएफ से, किससे बैटरी के ईएमएफ से। और जब हम सप्लाई देते हैं बैटरी के थ्रू यानी कि सप्लाई लिया जाता है उस केस में जो ईएमएफ होता है वो एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस सर्किट में जोड़ेंगे उसके क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है। बात को समझे, इतना कहानी सुनाए नहीं समझे, इसीलिए दुनिया भी जानते रहो। तो लोग तो खाली मोबाइल ही आजकल जानते हो, हैं आजकल बच्चा क्या दुनिया से लिंक खत्म, दिन भर जो टाइम बचा वो कहाँ जाता है टिक टिक में, है ठीक। इसीलिए कुछ दिन के बाद खाना भी भूल जाएंगे खाना बनता कैसे है। कितने लोग को आता बनाना जी, कितने लोग बना लेते हो
आप लोग नहीं बना पाते क्या तहरी? हाँ चलिए ठीक। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे बेटा जब बैटरी चार्ज होगी, ऐसे सीधे कर, जब बैटरी को हम लोग चार्ज करेंगे तो जिस सोर्स से आप चार्ज कर रहे हो उसका पोटेंशियल बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। कब? जब आपको चार्ज करना है तभी तो भरेगा उसमें ना, इसीलिए तो आपको एग्जांपल सुनाया बेटा, ठीक। और जब हमारा क्या होता है, जब हमारा कैसा होता है, क्या होगा, डिस्चार्ज करेंगे यानी उसको यूज करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो लेस होनी चाहिए। चलो देखो बेटा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पोटेंशियल की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक, जब आपका एक्सटर्नल सोर्स का क्या होगा, ज़्यादा होगा तब चार्जिंग होगी, और जब बैटरी की ज़्यादा होगी तब डिस्चार्ज होगा, ठीक। मतलब डिस्चार्जिंग में वही पॉइंट करके लिखो यार, बहुत ना समझो, हाँ समझना चाहते ही नहीं हो तुम लोग, मतलब इतनी कहानी सुनाया, हवा भरा जाएगा जब उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, हाँ गैस भरा जाएगा जब बड़े सिलेंडर का प्रेशर ज़्यादा होगा, हाँ तब भी कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा है। लिख बेटा, कभी तो फिजिक्स और फिजिक्स के लैंग्वेज में पढ़ा ही नहीं है, रट लेते हो कि नहीं रटते हैं? चलो लिखो, लिखिएगा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी या सेल, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग बेटा E ग्रेटर देन V, E के वैल्यू V से क्या होगा, बड़ा होगा। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल E ग्रेटर देन V, ठीक। अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो E की वैल्यू V से क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी, E ग्रेटर देन V। एंड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, ड्यूरिंग क्या, देखिए ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल E लेस देन क्या, V। जब चार्जिंग होती है बैटरी की तो V मतलब क्या है, एक्सटर्नल जो सोर्स है उसका पोटेंशियल हमारा किससे, ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए तब वो चार्ज होगा। और डिस्चार्ज करने के लिए हमारा ईएमएफ ज्यादा होता है बाहर वाले से, अगर बाहर वाले में ज्यादा तो जाएगा कैसे भाई, हमेशा करंट तभी फ्लो करता है जब हायर पोटेंशियल टू लोअर की तरफ, ठीक है। चलो, तो ये तो कंडीशन आपका हो गया, यहां से हम लोग दिखा लेते हैं क्या होगा बेटा, ठीक। एक टर्म आपने पढ़ा होगा बेटा, शॉर्ट सर्किटिंग, सुना है, लिखना नहीं है, ऐसे सुन लीजिए। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है जी, शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब बेटा, अगर एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है ना, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो कोई पोटेंशियल लॉस बाहर नहीं होगा, और उस समय करंट जो सर्किट में होता है वो मैक्सिमम होता है। मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उस केस में आपको क्या टर्म दिया जाता है, उसे शॉर्ट सर्किट, क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट। एक हम लोग कहते हैं शॉर्ट कर गया, वो अलग बात है, वो तो दो टच कर जाता है यार, वो अलग फैक्टर होता है। शॉर्ट सर्किट मतलब जब हमारा एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस था सर्किट में बेटा, उसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो, उस केस में जो करंट की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, आई मैक्सिमम। और करंट की वैल्यू अगर आपको उस समय फाइंड करना, आई इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर के बराबर होता है, तो उसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, याद रहेगा। कैपिटल तो 0 कर दिया, अरे भाई ये कहाँ मिट गया, जैसे हम लोग अभी लिया था ना, ये सर्किट लिया था, ये 0 हो गया बेटा, जब ये 0 हो गया तो करंट अब केवल कहाँ पे, बैटरी का जो ईएमएफ है उसी में क्या केवल लॉस आपका पोटेंशियल का होगा, और रेजिस्टेंस उस समय मिनिमम हो जाएगा भाई, एक्सटर्नल 0 है तो ये मिनिमम कंडीशन होगी, तो जब मिनिमम होगा तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम, तो उसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। लिखवाना पड़ेगा कि याद रहेगा, हाँ। और दूसरी चीज, जब हमारा स्विच ऑफ होगा, जब हमारा स्विच क्या होगा, ऑफ होगा बेटा, तो उस समय हमारा
पोटेंशियल अभी पहले ही समझा दिया था, V की वैल्यू E के बराबर होती है क्योंकि करंट कोई सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। ठीक, तो वहीं एक पॉइंट करके लिखो नीचे, अगला एरो आगे लिख लीजिए। अच्छा, ये लिखते हैं कभी पलटते भी हैं कि एज वेल एज ऐसे ही रहता है? कब? जब नींद नहीं आती। हाँ, जब मम्मी डंडा लेके दौड़ती है, आप खाना आज बंद है। चल बेटा, अच्छा पढ़ा करो, तुम्हारे लोग का भला होगा। हाँ, लिखो देखो, when स्विच इज ऑफ, मैं ओपन सर्किट इसे कहते हैं। when switch is off, that is open circuit condition, open circuit condition, open circuit condition, switch off होगा, then no current will be flow, no current will be flow through the circuit, no current will be flow through the circuit, सर्किट से बेटा कोई करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। सो अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है बेटा, तो उस केस में जो ईएमएफ होगा ना, वो इनके बैटरी के टर्मिनल के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो जाएगा? बराबर। अरे भाई E इक्वल टू V माइनस या V प्लस आई आर लिखते थे हम लोग ना, तो I की वैल्यू 0 हो गई। अगर सर्किट कंप्लीट ही नहीं, I की वैल्यू 0, तो ये जो फैक्टर था हमारा यहाँ से रिमूव हो गया, तो E इक्वल टू क्या मिल जाएगा? B के बराबर होगा। ऐसे कंडीशन में E की वैल्यू क्या होती है आपकी? B के बराबर हो जाता है, हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये जब स्विच ऑफ है तब की कंडीशन है, इसी को ओपन सर्किट कंडीशन कह लेते हैं। ठीक, ओपन सर्किट कंडीशन कहेंगे उस समय जब करंट नहीं फ्लो करेगा, तो जो भी हमारा ईएमएफ है वही आपका उनके प्लेटों के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक, करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो उसका कोई क्या, जैसे हम लोग जब स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक, मतलब सर्किट ऑफ कर दिया आपने, अब बैटरी में सप्लाई तो फ्लो ही नहीं हो रही है। जब करंट फ्लो नहीं करने पाएगा, करंट फ्लो नहीं करने पाएगा, तो इसलिए लॉस नहीं होता है, ऐसा थ्योरेटिकली बोला जाता है। बट प्रैक्टिकली आप बैटरी चार्ज करके रख दीजिए 2 महीने, आप जैसे इन्वर्टर है आप चार्ज करके रख दिया और सप्लाई ऑफ कर दीजिए, चले जाइए 2-4 क्या, हाँ 2-1 महीने बाद आइए तो आप देखेंगे बैटरी आपकी क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाती है। या गाड़ियों में बैटरी लगी होती है तो पता लगा कि 4-6 दिन नहीं कहीं जाना हुआ, 1 महीना 10 दिन नहीं कहीं स्टार्ट हुई, तो गाड़ी पता लगा डिस्चार्ज क्या होती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो धक्का लगवाना पड़ता है ना। तो यही कंडीशन है। जैसे हम लोग गाड़ी ऐसे पड़ी रहती है, कभी कभी जब या तो सबको जाना हो या कहीं दूर जाना हो तब तो गाड़ी की यूज होता है, शहर में लेके निकलो तो 10 मिनट का काम क्या है 1 घंटा लगता है, तो उस केस में क्या रोज हमारी बाइक ही काम चल जाती है। अब वो खड़े खड़े कभी निकलना होता तो पहले उसको चार्ज करवाना पड़ता है या चार्ज करना पड़ता है ले जाके, तो वही कहानी रहती है। चलो देखो, E की वैल्यू किसके बराबर हो गया बेटा? V के बराबर हो गया। तो E इक्वल टू क्या होता है आपका? V के इक्वल हो जाता है। तो यहां से हम लोग दिखा लेते हैं कब, जब ओपन कंडीशन होगा, तो यानी कि करंट आपके सर्किट में फ्लो नहीं हो रही है। आप शॉर्ट सर्किट कहो लिखा देने तो याद रहे, टर्म्स आएगा, टर्म्स पूछा जाता है, लिखो शॉर्ट सर्किट बेटा। लिखो when terminals of a cell, when terminals of a cell are connected together by a thick connected together by a thick conducting wire, by a thick conducting wire, then थिक कंडक्टिंग वायर, चाहे हमें ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल R इक्वल टू 0, मतलब ऐसा हो जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो, कंडक्टिंग वायर, देन कैपिटल R इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख लो दैट इज कैपिटल R इक्वल टू 0, लिखिए देन करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम which is called short circuit current, maximum which is called short circuit current, short circuit current।
तो शॉर्ट सर्किट करंट की जो वैल्यू आपकी होगी ना, उस समय क्या होगा बेटा, शॉर्ट सर्किट करंट की जो वैल्यू आपकी होगी आई शॉर्ट सर्किट की जो वैल्यू होती है ये E अपान स्मॉल r के बराबर होता है और यही वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी। मतलब अगर सप्लाई आपने क्या कर दिया, कंप्लीट है, मतलब स्विच ऑन ऑफ है, ठीक, तो उसका ऑन है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, वो सर्किट में कुछ ना कुछ करंट आपका फ्लो करता रहता है, इसलिए धीरे धीरे बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज इसलिए होती है, अगर आपको उसके टर्मिनल को हटा दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दिए, रिमूव कर दिया वायर को, तब उस केस में आपका डिस्चार्जिंग नहीं होती है नॉर्मली, ठीक। लेकिन चूंकि सर्किट हमारे घर की या गाड़ी की क्या है, वो तो कंप्लीट है ना। अब कंप्लीट है तो उस सर्किट में तो करंट क्या कर रहा है भाई, हम कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे मान लो ये वायर है, अब सारे बल्ब वगैरह बुझा दिए जाए तो इस वायर के थ्रू तो करंट जा रहा है ना, तो वायर में कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी, लॉस होती रहेगी। जैसे आप लोग खाना नहीं खाओ और काम भी ना करो, भूख लगेगी कि नहीं जी, लगेगी कि नहीं लगेगी, रिलेटिवली एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी हमारी घट जाएगी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में उल्टा होता है, जो खाली रहता है और खाता है ना, ठीक। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे आपको एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाएगा। तो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली पहले से क्या होगा, जैसे हम वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी की नीड क्या है, ज्यादा है, लेकिन अगर वर्क नहीं करते तो एनर्जी की जो नीड थी वो क्या होती है, घट जाएगी। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा नहीं कि जो करता है वही खाता है, अगर ऐसा हो जाए तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, है ना। करने वाले कम खाते हैं, फालतू वाले क्या खाते हैं, ज्यादा खाते हैं। देखो रोड पे 70% जनसंख्या ऐसी है, खा के खाली दिन भर पचाती है ना। तो उस कंडीशन में क्या है, तो वो चीजें आपकी हैं। अगर आप सेल जब तक हम लोग उससे सप्लाई ले रहे हैं किसी वर्क में, तब तो वो एनर्जी लॉस होगी, साथ में नहीं लेंगे तब भी सर्किट में कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है आपकी, लॉस होती रहती है, ठीक है। तो ये समझ गए बेटा, करंट की वैल्यू समय मैक्सिमम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में उस समय पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। अरे भाई आपका रेजिस्टेंस है ही नहीं है यार, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, लिख लेना। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी, पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी 0। तो ये तो हो गया बेटा सेल क्या होता है। अब हम लोग लिखेंगे जैसे रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन पढ़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब आप बात करेंगे तो उस केस में जब हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की, किसकी बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो जिस तरह से रेजिस्टेंसेस को जोड़ा था ऐसे ही अल्टरनेटली हम लोग बैटरी को जोड़ेंगे, यानी सेल को जोड़ेंगे। सेल को जोड़ के बैटरी का फॉर्मेशन आप करते हो। जैसे घर में आप बैटरी का नॉब खोलो तो आपको कई बार बोला गया उसमें प्लेटें ऐसे पैरेलली अरेंज दिखती हैं, दिखता है ना, ठीक। तो वो कंडीशन ऐसे ही जब हम लोग की क्या ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं वो बैटरी बनाते हैं। जैसे हम लोग का क्या बायोलॉजी में आप पढ़ते हो क्या ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं जी, टिश्यू कहते हैं। तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ जो सेल होंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसे बैटरी बोल लेते हैं, ठीक। तो कंडीशन आपका जो होगा, तो यहाँ पे बैटरी का क्या होगा फॉर्मेशन जब हम लोग करते हैं तो सेलों को क्या कर लेते हैं, अरेंज करते हैं। सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में जोड़ा जाता है या पैरेलल में, सोच लो। जो बैटरी हम लोग घरों में यूज करते हैं या गाड़ियों में यूज होती है, ठीक, वो आपको उसमें जो सेल होता है वो सीरीज में जोड़ा होता है कि पैरेलल में, सीरीज वाले हाथ उठाओ भैया, अच्छा पैरेलल वाले हाथ उठाओ, चाहे जिसमें जोड़ दे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ सबसे सेफ, हाँ बेटा हमेशा। अच्छा टार्च तो देखा होगा ना, टार्च बैटरी जलाते हैं, है ना। तो टार्च में अगर मोर देन 1 सेल की है, कुछ होती है सिंगल सेल वाली होती है, ठीक, बहुत छोटी सी आती है बच्चों वाली, हाँ। तो मोर देन 1 सेल की है, मान लो 2, 3, 4 जो भी है आपका, तो उस केस में सेलों को कैसे जोड़ते हैं। अरे भाई ऐसे ला पे ला बेटा, पीछे जैसे ये है ना, इसका मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या पॉजिटिव नेगेटिव, फिर अगले का क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, उल्टा जोड़ते हैं,
पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आपने उल्टा जोड़ दिया तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, ठीक। तो वो कंडीशन क्या हुआ, अगर अल्टरनेटली जुड़े हुए तो कॉम्बिनेशन सीरीज बनता है। तो यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे अगर एक का पॉजिटिव प्लेट मतलब एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव बेटा तीसरे के पॉजिटिव से, एंड सो ऑन, इस टाइप का अरेंजमेंट करते हैं तो सीरीज बोलेंगे। और सभी के पॉजिटिव एक पॉइंट से नेगेटिव वाला दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो उसे आप पैरेलल बोलोगे, ठीक। तो लिखिएगा हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हाँ, वो सीरीज इसीलिए करने के लिए ही वो ऐसा अरेंज किया जाता है। जैसे जहाँ पे सीधे नहीं उतना स्पेस है, या रिमोट अगर हम शिमला लगाते हो तो हमें दिखता तो ऐसे लगा हुआ है, लेकिन वो पीछे से कनेक्टेड होता है। एक हाँ, एक उधर से रहता है, दूसरा इधर से रहता है, ठीक। लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पहला लिखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, उसी को ग्रुपिंग भी टर्म देते बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन, जरा देखना। हम लोग बात करें बेटा किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोल रहे हैं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन हिंदी बोलते हैं अगर जो पढ़ा होगा, ठीक। इसमें कंडीशन वही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी अल्टरनेटली आप क्या कर रहे हो, सेलों को कनेक्ट करेंगे। तो जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं मान लो ऐसे n सेलों को आपने जोड़ा, EMF ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, सभी का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा सेम सेम है। n सेलों को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव, यानी कि जो बड़ी प्लेट होती है वो पॉजिटिव और छोटी वाली क्या दिखाते हैं हम लोग, नेगेटिव, ठीक। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, R से आपने कनेक्ट कर दिया। ऐसे ऐसे n सेलों को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के थ्रू कनेक्ट कर दिया। बेटा जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो सर्किट अगर आपने ऑन किया, यानी कि स्विच मान लो यहाँ पे एक स्विच लगा, स्विच को अगर आपने ऑन किया तो करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, किधर से, पॉजिटिव से कि नेगेटिव से। हमेशा करंट इमिट होता कहाँ से, पॉजिटिव से, और इंटर कहाँ से करेगा, इस तरह से करंट पूरी सर्किट में फ्लो हो रही है। और हम लोगों ने पीछे पढ़ा था अगर करंट सेम सेम फ्लो हो रही है तो कॉम्बिनेशन क्या होता था, सीरीज, ठीक। ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया बेटा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ठीक, ये सर्किट आपकी कंप्लीट हो रही है। अब कंडीशन पूछा जाता है इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी और कब मैक्सिमम होगी, क्या होगी और कब क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वो चीजें हमें यहाँ डिनोट करना होता है, कब होगी और क्या मैक्सिमम कब होगी। तो ये चीजें हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। निगेटिव से इंटर करती है, पॉजिटिव से इमिट होती है, ठीक। तो अगर n सेलों को आइडेंटिकल हम लोगों ने जोड़ा बेटा तो कैसी कंडीशन बनेगी। अब बात आता है बेटा कि इक्विवेलेंट EMF क्या होगा कॉम्बिनेशन का। अगर हम लोग लिखे बेटा तो इसका इक्विवेलेंट जो EMF होगा, इक्विवेलेंट EMF ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, E की वैल्यू जो E इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, n सेलों को आइडेंटिकली जोड़ा गया है, कितने लोग बताएंगे, n सेल को हम लोगों ने जोड़ा है सीरीज में, तो उनका इक्विवेलेंट EMF की वैल्यू कितनी होगी, टोटल EMF कितना होगा कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन का टोटल EMF कितना हो जाएगा, टोटल EMF कितना होगा कॉम्बिनेशन का, N इंटू E। अरे भाई जैसे मान लो एक 2 वोल्ट का है, अगला वाला भी 2 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट 2 वोल्ट, सारे क्या कर रहे हैं आप, ऐड कर रहे हैं, तो नेट वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, जितने सेल लगाया उसका एक का E लिया तो जितने सेल जोड़ेंगे उतना E टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में जोड़ा है ना, तो जितना जोड़ेंगे सभी का क्या होगा, वो सम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट EMF जो होगा बेटा वो N इंटू E के बराबर मिल जाएगा। ये टोटल EMF हो गया, ठीक।
अब सुनना, रेजिस्टेंसेस इंटरनल कितना लिया आपने, स्मॉल आर, ऐसे ऐसे कितने सेल को जोड़ा गया है, n सेलों को, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल n इंटू आर के बराबर होगा। इसका साइन नहीं हुआ बेटा, ठीक, तो यहां से आप दिखाओगे तो निकालेंगे अगर बेटा हम लोग, क्या ईएमएफ की वैल्यू हमने निकाल लिया, नेट क्या इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल क्या रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स या कॉम्बिनेशन जो भी कर लो, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा इसकी वैल्यू होगी बेटा, एक का स्मॉल आर है, ऐसे ऐसे जैसे दो जोड़ते तो 2R होता है भाई, सीरीज में है ना, सीरीज में रेजिस्टेंसेस क्या होता है, अलजेब्रिक सम हो जाता है, 2 होते तो 2R होता, 10 होते तो 10R होगा, n है तो क्या होगा, nR हो जाएगा, ठीक। अब ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है कि पैरेलल में, इसके साथ, ये टोटल इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बेटा, ये इसके साथ में सीरीज में है कि पैरेलल में, हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर आपने लगाया है वो दोनों सब सीरीज में है या पैरेलल में है, सीरीज या पैरेलल, जल्दी बोलो यार, पैरेलल या सीरीज, सीरीज वाले हाथ उठाइए, सीरीज वाले हाथ उठाओ, तेज उठाते हैं यार, देखिए कम से कम, अच्छा पैरेलल वाले, पैरेलल वाले, अरे आप लोग भी उठाते, अभी आवाज आ रही थी कुछ, और कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ऐसे वाले किसमें है, नहीं यार, अभी 50 बार बोला गया, अगर करंट सेम फ्लो हो रही है तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, इसमें कौन सा बड़ा हमने पूछ लिया ऐसा यार, अभी यही तो बोला गया, कितनी बार से समझा रहे, पर्स क्या हो, 4 दिन से पढ़ाया जा रहा है कि अगर सारे कैसे होंगे, करंट की वैल्यू सेम होगी तो क्या होंगे, वो जितने भी वहां पे लगे होंगे वो सारे सीरीज में कहलाएंगे, करंट अगर डिफरेंट है या करंट बाइफरकेट हो रहा है तो जितने डिफरेंट पार्ट से पास आउट होगा वो सारे कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो इतना ये पॉइंट याद रखना है यार, ठीक। या दूसरा अगर नहीं बहुत समझते शुद्ध हिंदी में, भोजपुरी में समझ लो, एक रास्ता खाली जाने का है करंट तो सीरीज, कई रास्ते हैं तो जितने रास्ते होंगे सब एक दूसरे के पैरेलल, है ना। तो कैसा है ये, अच्छा लोगों को दिखता है एक इधर से एक इधर से, अरे देवियां वही वाला घूम के जा रहा है, अगर ऐसे होता और ऐसे चला जाता तब 2 रास्ते, कुछ इधर से जाता कुछ इधर से जाता ना, अभी क्या हो रहा है, यही करंट हमारा ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, तो सीरीज के पैरेलल कैसे हो जाएगा जी, हाँ, तो पैरेलल कैसे होगा बताओ, कि हो जाएगा, ठीक। तो ये केस आपका हो गया, यानी कि करंट वही फ्लो कर रही बेटा, तो जब करंट वही फ्लो कर रही है तो सीरीज में रहेगा ना, कि बदला करंट, अब कितनी जगह लिखे यार, आई, ठीक। तो क्या हो गया आपका, सीरीज हो गया। ये चलिए देखिए, तो इस केस में क्या होगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू एन आर की क्या हो गया बराबर, टोटल जब रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कमिंग बेटा ऑफ कॉम्बिनेशन, पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस आप निकालोगे तब कंडीशन क्या बनेगी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, कैपिटल आर इक्विवेलेंट जो होगा बेटा, ये आर और इन पूरे का आर दोनों क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये कैपिटल आर प्लस कितना, एन इंटू स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस कितना हो गया, एन इंटू स्मॉल आर, ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया,
पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस आपका हो गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि सर्किट कर लीजिए ब्रैकेट में, क्या सर्किट, पूरी जो सर्किट बन रही है इसका जो रेजिस्टेंस टोटल हो गया कैपिटल आर बाहर वाले का और अंदर वाले का टोटल कितना हो गया, स्मॉल आर। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का दोनों का सम हो गया। अब करंट हमें निकालना है, ठीक। तो सो करंट इन सर्किट, सर्किट में जो करंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी बेटा, आई की जो वैल्यू होगा वो ई अपान कितना, आर इक्विवेलेंट होगा। तो ई अपान आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने निकाला बेटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन आर, कैपिटल आर प्लस कितना हो गया, स्मॉल एन आर के बराबर हो गया। तो आई की वैल्यू जो आपकी मिल गई ये यहां से मिलेगा बेटा, आई की वैल्यू ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन आर के क्या हो गया, इक्वल हो गया। इतनी बात समझ में आया? अब इतना लिख लीजिए या तो कहीं हम कंप्लीट कर देते, तब आप लिखिए जी। अच्छा ई एन छूट गया क्या, एन ही है बेटा, टोटल ईएमएफ अपान टोटल क्या होगा, इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस होगा। टोटल कितना आया था, एन ही था, एन ही अपान आर प्लस क्या हो गया, आर प्लस एन आर हुआ बेटा। अब यहीं पर लिख दे, तभी लिखिए आप। दो कंडीशन बनता है बेटा इसमें, पहला इफ कैपिटल आर मच मच ग्रेटर देन एन आर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल वाला बहुत ज्यादा हो, मतलब इंटरनल वाला बहुत कम हो और एक्सटर्नल वाला बहुत क्या हो, ज्यादा हो। तो जो अगर एक क्वांटिटी बहुत बड़ी हो दूसरी छोटी है तो छोटी वाले हम लोग इग्नोर कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो उसको जब निगलेक्ट कर देंगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी, एन ई अपान आर के बराबर होगा। भाई इसको आपने इग्नोर कर दिया, फैक्टर हमारा जीरो क्या रिमूव कर दिया, तो बचा क्या, एन ई अपान आर के बराबर होगा। मतलब ऐसे सेल जिनके लिए क्या इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल से बहुत कम हो, ऐसे सेलों को सीरीज में जोड़ने पे आपको जो करंट की वैल्यू मिलेगी ना, वो हमारा बेटा इंक्रीज करेगा। एक सेल जोड़ोगे तो ई बाई आर, दो जोड़ेंगे तो 2 ई बाई आर, 10 जोड़ेंगे तो 10 ई बाई आर, 100 जोड़ोगे तो 100 ई बाई आर, एन जोड़ रहे हैं तो यानी ई बाई क्या होगा, आर। यानी कि उस केस में करंट की वैल्यू हमारी क्या करती है, इंक्रीज करती जाएगी। क्या करेंगे, इंक्रीज करेगी। तो हम लोग कहते हैं इफ आर मच मच ग्रेटर देन एन आर, ठीक, आई इक्वल टू एन ई अपान आर, दैट इज such type of such type of cell series combination, such types of cell series combination, such type of cell series combination is beneficial, इस कैसा हो जाएगा बेटा, बेनिफिशियल। इस टाइप के सेलों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, सच टाइप ऑफ सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन इज बेनिफिशियल। इन टाइप के सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है आपका, बेनिफिशियल होगा। एक सेल जोड़ोगे तो ई बाई आर करंट मिलेगा, दो जोड़ेंगे तो 2 ई बाई आर, जितने सेल बढ़ाओगे उतना करंट की वैल्यू सर्किट में क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक। तो आप यहाँ तक कर लो, फिर सेकंड पॉइंट लिखे क्योंकि उतना स्पेस नहीं है। अटेंडेंस वाला दे दो बेटा, साइन कर दे। क्यों लेट हो गया बेटा, अच्छा बैठ के चल रहा है। अटेंडेंस किसके पास है, अटेंडेंस उधर पास कर दो। अच्छा ग्रेजुएशन कितने लोग कर रहे हो, हाथ उठाओ। ग्रेजुएशन वाले हाथ उठाओ, कितने लोग ग्रेजुएशन वाले। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, सेमेस्टर आने से आपके पढ़ाई में फायदा हुआ या नुकसान? क्लियर पॉइंट, कैसे? क्योंकि इसमें टाइम जैसे मई तक रहता है सर, जून में एग्जाम होता है, पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा अच्छा, अब ऐसे क्या होता था, हाँ अप्रैल में एग्जाम हो जाता है, छुट्टी हो जाती है अप्रैल में, हाँ अगस्त में रिवीजन हो जाता है। अच्छा, तो एग्जाम टाइम में कितना टाइम जा रहा है? अभी क्लास आपका कितना चलता है? हाँ कितने महीने चल जाता है क्लास? ईमानदारी से बोलना तुम।
अगस्त से चलता है। एग्जाम मतलब जैसे आ गया तो उसके एडमिट कार्ड मिलने के 1-2 दिन पहले छुट्टी होती है। तब आपका स्कूल बड़ा सुंदर है ना? हमारे यहाँ बगल में एक महाविद्यालय है, उसमें खाली एग्जाम ही होता है ना? जानते होंगे, उसमें केवल क्या एग्जाम, प्रैक्टिकल एंड वसूली, है ना? उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, चलिए। हाँ बेटा, पहले रेगुलर बच्चे पढ़ लेते थे, सिलेबस कभी कंप्लीट हुआ? हाँ, इस टाइम नहीं हुआ। सेकेंड थोड़ा लंबी सिलेबस था पहले जो होता। तब क्या था, आपके स्कूल एक्सेप्शनल होगा, बशर्ते 90% स्कूलों में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। ठीक, 90% स्कूलों में जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। सेमेस्टर का मतलब होता है राइट टाइम स्टार्ट हो, राइट टाइम क्या हो, क्लासेज हो। यहाँ पता लगता है 1 महीना चला गया एडमिशन में एक्स्ट्रा, फिर अगले महीने से री एडमिशन में फिर चला गया, फिर प्रैक्टिकल हुआ, फिर एग्जाम हुआ, फिर कहानी खत्म। ठीक, अब हो सकता है आपका विद्यालय यूनिक हो तो वहाँ पे कुछ पढ़ ले रहे हों। हाँ, नहीं, जो रिपोर्ट कार्ड है अभी लोगों का, जैसे यहाँ सेंटर जब था तो ग्रेजुएशन के बैचेस चलते थे, ग्रेजुएशन के बैचेस भी फुल रहते थे। आज के डेट में ग्रेजुएशन कोई पढ़ने ही नहीं आता है कि भैया ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी करनी है। ठीक, क्योंकि खाली एग्जाम देते हैं, वो देते हैं, और फिर बाकी सुविधाएं उपलब्ध ही हैं, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर कंपटीशन ना करवाती गवर्नमेंट, आप लोग यहाँ नजर आते क्या? हाँ, आप कहते जितने सीट उतने एप्लीकेंट, क्या टेंशन है ना? ठीक, तो कहानियाँ ऐसी ही हैं। चलो देखो बेटा, फिलहाल एक बार सर्वे करवाया जाए कितने लोग सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम के फेवर में हैं, ठीक, तो मुझे लगता है 10% भी बच्चे नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हकीकत ये है कि पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई। जो आपको लग रहा है कि हम 2 बार वो क्या, अगर जो आप वो मई तक चलता है ना, उसमें आप देखो 2 महीने जो एग्जाम के जा रहे हैं फालतू में। ठीक, चलो देखो बेटा, हो गया जी। नोट कर लिया? नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, इफ स्मॉल आर मत ग्रेटर देन क्या हो, कैपिटल आर हो। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कैसा हो, ज्यादा हो, तो कंडीशन क्या बनेगा? आई की वैल्यू जो आएगी बेटा, हमने लिखा था NE/R प्लस कितना, NR लिखा था। अब की बार जब R की वैल्यू ज्यादा है कैपिटल आर से, तो ये इग्नोर होगा। जब इसको इग्नोर करेंगे तो आएगा I इक्वल टू कितना, NE/NR। N क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, E/R। आप बेटा ऐसे सेलों को अगर सिंगल जोड़ेंगे तो भी करंट कितना मिलेगा, E/R। 2 जोड़ेंगे तो E/R, 100 जोड़ेंगे तो E/R, 1000 जोड़ोगे तो E/R। जोड़ने का फायदा हुआ क्या, ऐसे सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल नहीं होता है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सच टाइप ऑफ सेल आर, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ such type of cells, such types of cells is not beneficial, इस टाइप के सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सच टाइप्स ऑफ सेल इज नॉट बेनिफिशियल। यहाँ अंडरलाइन कर लीजिएगा, नॉट बेनिफिशियल, फायदेमंद नहीं है। और पीछे वाले में क्या था, फायदेमंद था। मतलब जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल हो एक्सटर्नल की तुलना में, ऐसे सेलों को सीरीज में ऐड करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बट जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा एक्सटर्नल से, उनको अगर आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक, इसीलिए जो सेल हम लोग डिजाइन करते हैं ना, ये ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी स्मॉल हो। 0 तो नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, बट कैसा होना चाहिए आपका, स्मॉल होना चाहिए। ठीक, समझ गए भैया?
अभी और कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए जहाँ से क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा बेटा, तब पहले बता रहे, लिखिएगा। अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है बेटा, V इक्वल टू आई इंटू कैपिटल R, नीचे लिखिएगा, पॉइंट करके लिख लीजिए, आई लगा के लिखिएगा। हो गया, नोट कर लिया। लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में I इंटू कितना R के बराबर होगा। अब ये I और R बेटा, I R जो है ये कहाँ से, N सेलों के कॉम्बिनेशन से इतना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। तो ईच सेल के थ्रू अगर निकाला जाए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो V डैश की वैल्यू Vy कितना हो जाएगा, N के बराबर। जैसे भाई N सेल मिलकर इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहे थे ना, तो एक सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो Vy क्या होगा, N के बराबर होगा। तो पहले लिख लो V इक्वल टू आई आर। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। देखिए V डैश इक्वल टू V बाई N, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, देखिएगा V डैश इक्वल टू V बाई N, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, देखिए V डैश इक्वल टू V बाई N। हो गया, नेक्स्ट लिखिएगा, अगला बोले पोटेंशियल डेसिपेटेड इन द, सॉरी पावर डेसिपेशन कर लो, पोटेंशियल नहीं, पावर डेसिपेटेड इन द एक्सटर्नल सर्किट, पावर डेसिपेटेड इन द एक्सटर्नल सर्किट। जो एक्सटर्नल सर्किट आपने बनाया है इसमें ये जो रेजिस्टेंस बनाया है बेटा, इसमें कितना पावर डेसिपेट होगा, तो पावर डेसिपेटेड इन द एक्सटर्नल सर्किट P की वैल्यू होगी जो है I स्क्वायर इंटू कितना R। I के लिए देखो बेसिक फार्मूला आपने लगाया, पीछे लिखा था बेटा NE अपान R प्लस NR, ये तो हमने एक स्पेसिफिक कंडीशन बताया गया ना, बेसिक फार्मूला था NE अपान R प्लस कितना NR, तो वहां पे रख दो, तो ये आएगा बेटा NE अपान कैपिटल R प्लस NR का होल स्क्वायर इंटू कितना कैपिटल R। तो ये सॉरी ये पावर डेसिपेशन आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं कि R की जो वैल्यू आपकी होगी वो इसके बराबर हो जाता है, NE अपान R प्लस NR का होल स्क्वायर इंटू कितना R के बराबर हो गया। अच्छा R लिख दिया, P बना लो यार। तो इतना पावर डेसिपेट होगा, वैल्यू आएगी NE अपान R प्लस NR का होल स्क्वायर इंटू R, या ओपन करोगे तो लंबा ही बनेगा, इसलिए ऐसे ही रहने दो। कितना आपको पावर डेसिपेट होगा एक्सटर्नल सर्किट में। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट टिक कर लेना इसको, किस कंडीशन में पूछा था पावर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो लिखिएगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर कंडीशन फॉर क्या मैक्सिमम पावर, पावर मैक्सिमम तब होगा बेटा जब कैपिटल R की वैल्यू NR के बराबर हो, इस खाली R नहीं NR के बराबर हो, ठीक। तो फॉर P मैक्सिमम R की वैल्यू जो होती है NR के क्या होना चाहिए बराबर। अब इसमें फार्मूले में रखो, सो P मैक्सिमम आएगा बेटा NE अपान, इसकी जगह भी आप लिखो NR प्लस क्या NR का होल स्क्वायर इंटू कितना NR, ठीक। अब यहां से 2NR का होल स्क्वायर होगा ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 N स्क्वायर इंटू E स्क्वायर अपान 4 N स्क्वायर इंटू कितना
आर स्क्वायर इंटू एन आर, एक एन आर बेटा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, या तो यहां से एन कैंसिल कर दो, देखो एन स्क्वायर यहीं से उड़ा लेते हैं आप, तो ये आएगा हमारा एक आर, आप कैंसिल करोगे तो बचा क्या, एन ई स्क्वायर पी मैक्सिमम, इसको सिंप्लीफाई कर, देखो यहाँ एन बचा, यहाँ ई, एन इंटू ई स्क्वायर अपान 4, एक आर कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, आर, एन ई स्क्वायर अपान 4 आर के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, यानी मैक्सिमम पावर की जो वैल्यू आएगी वो आपका हो जाएगा एन ई स्क्वायर अपान 4 आर के इक्वल होगा। ठीक, दिस इज द मैक्सिमम पावर। हो जाएगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक, अब एक क्वेश्चन कर लिए क्योंकि पहला वाला पूरा टाइम क्या हो रहा है बेटा, क्वेश्चन कर लीजिए, पूरा ये हो नहीं पाएगा, लिखिएगा। बोले, देखिए 5 cells each having EMF 2 volt, 5 cells each having EMF 2 volt, each having EMF 2 volt and internal resistance 0.2 ohm, internal resistance 0.2 ohm, 0.2 ohm is connected through and is connected through an external resistance is connected through an external resistance 9 ohm, 9 ohm देखिएगा, in series, then determine current flowing through the circuit and potential difference across external resistance, 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 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो भी हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जरा लगा के जल्दी से दिखा दो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
हाँ जी, 9 वोल्ट। करंट सर जी 1.65 एम्पीयर का पोटेंशियल डिफरेंस है 10.8। बैठे हैं, कितने सेल लगाए थे आप? कितने सेल? 5 कितने वोल्ट का? ईच का 2 ईच का 2, कुल कितना हुआ? 10 वोल्ट। अगर 10 वोल्ट हम ईएमएफ दे रहे हैं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप उससे ज़्यादा कैसे होगा साहब? क्या होगा? अगर 10 वोल्ट आपका ईएमएफ है सोर्स का, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा पोटेंशियल कैसे मिल जाएगा? हाँ, घबरा दिया। अरे 10 रुपया दिए अब पता लगा 15 रुपया थोड़ी हो जाएगा यार, कुछ खर्च ही होगा ना। तब अब सोचो कहाँ गड़बड़ किया। करंट सही है? नहीं, करंट ही तो गड़बड़ है। करंट सही होता तो V = I या तो आपने किया ही होगा। करंट गड़बड़ होने की वजह से तो ऐसा गड़बड़ हुआ। 9 और कितने सेल थे? 5। अच्छा, आपने गुणा कितने से कितने में किया है? और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना वैल्यू दिया था? 0.2, तो 5 × 0.2 है। देखो बेटा, अरे भाई हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था I = NE/R + NR पढ़ा था ना बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में यही पढ़ा था। N की वैल्यू कितनी है? 5 सेल, ईच हैविंग EMF 2 वोल्ट, कैपिटल R 9 ओम, और N की वैल्यू 5 है, स्मॉल r 0.2 वो क्या ओम दिया है। ठीक, तो ऊपर हो गया बेटा 10 और 9 + 1 ये भी 10 हुआ, तो 10/10 = कितना? 1 एम्पियर। वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1 एम्पियर। दूसरा आपको निकालना था पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो V = I × क्या होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस R। ठीक, I की वैल्यू 1, R की वैल्यू 9, तो बराबर हो गया 9 वोल्ट। याद रखेंगे, जब भी बैटरी को हम लोग यूज करेंगे कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा जब तक हम यूज कर रहे हैं। चार्जिंग में केवल एक्सटर्नल सोर्स, वहाँ सोर्स होता है तब वहाँ ज़्यादा होता है। डिस्चार्जिंग में हमेशा जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में वो क्या ईएमएफ से कम मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या हो रही है? लॉस हो रही है। ठीक, तो इसलिए आपका वहाँ पे वैल्यू क्या होता है? आपका घट जाएगा। हो जाएगा साहब। एक और बना के लगा लीजिए। टू वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, 0.5 ओम, 0.5 ओम, 0.5 ओम। ठीक, और ये है 10 ओम। फाइंड करना है करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या सर्किट। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट कर दो सीधा। फाइंड करंट, डिटरमाइन करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट कर लेंगे, हो जाएगा। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, अब इतना कर लीजिए, कुछ करवाते हैं और इसको लगा लीजिएगा। और जैसा है ध्यान रखिएगा, कोई उसमें भाई 3 श्योर। टू बाई 3 हेलो
ईएमएफ कितना आया? ईएमएफ टोटल ईएमएफ, हाँ 4 वोल्ट आया। और लोग कितने लोग का 4 आया, कितने लोग का 8 आया? 8 वाले हाथ उठाओ, 8 वाले। कितने लोग का 4 आया था? ओके, और किसी का 4? अरे साहब, इस सेल का कॉम्बिनेशन रिवर्स कर दिया गया है। अरे इन तीनों के प्लस एक साइड में, इसका प्लस उधर चला गया, तो दो दो को क्या करेगा? कैंसिल। ठीक, तो ईएमएफ जो होगा, इक्विवेलेंट जो आएगा, ये कितना? 2 2 2 -2, 2 + 2 + 2 -2, दैट इज क्या? 6 में से 2 घटाओगे तो 4 वोल्ट आएगा। ठीक, अब निकाल लेना I = E इक्विवेलेंट अपान कितना? R + NR कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस नहीं करेंगे, ऐसा ना करें रेजिस्टेंस कभी उड़ा देंगे। रेजिस्टेंस हमेशा एडिटिव है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक हो जाएगा।